अब बारी है बिग एंड बोल्ड की। पूरे दिन की खबरों का लेखा जोखर लेकर हाजिर हूं मैं, दिनेश गौतम। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिखाता हूं वो खबरें जो खास तौर से आज फोकस में रहने वाली हैं। आपको दिखाएंगे इंडी गठबंधन को आखिर किसने दिया श्राप, क्या 2024 में कंप्लीट साफ। आप ये भी देखेंगे किस तरह करनी चीफ के हत्यारों की तलाश में राजस्थान पुलिस जुटी हुई है। क्या अगले 48 घंटे में सुखदेव गोगामेडी के परिवार को मिल जाएगा इंसाफ। बात नॉर्थ कोरिया के परेशान तानाशाह किम जोंग उन की भी होगी। बताएंगे कोरियाई जनता से क्या है उसकी नई डिमांड और क्यों किम फूट फूट कर रोया। इनफैक्ट दुनिया ने पहली बार उसे यूं रोते हुए देखा होगा। और बिग एंड बोल्ड में खालिस्तानी आतंकी पन्नू की नई गीदड़ भपकी की बात भी होगी। आपको बताएंगे कि क्या है उसके मंसूबे। उसे 10 करोड़ से ज्यादा के सोने की चोरी का मामला सामने आया है। सोना गलाने का काम करने वाले कारीगर पर शक है, जो कि सोना लेकर भागते समय सीसीटीवी में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र का रहने वाला संपत राव लवाटे अपने साले और पत्नी के साथ सोना गलाने का काम करता था। उसने सराफा बाजार के करीब 16 व्यापारियों से करोड़ों का सोना और 1.5 करोड़ रुपए कैश उठाया, जिसके बाद वो घर और दुकान पर ताला लगाकर फरार हो गया। कई दिनों तक दुकान बंद होने पर जब व्यापारियों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस के हाथ ये सीसीटीवी लगा। पुलिस ने इस शातिर ठग की तलाश के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है और इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर इसकी तलाशी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की वापसी के साथ ही बुलडोजर एक्शन भी तेज हो गया है। राजधानी रायपुर में नगर निगम ने 50 से ज्यादा अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला दिया, जबकि कई अवैध गुमटियों और दुकानों को निगम की टीम अपने साथ ले गई। बैजनाथ पार और छोटा पारा इलाके में पिछले कई सालों से इन अवैध दुकानों को हटाने की मांग की जा रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। जबकि इलाके के बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी की सरकार आने पर अवैध शराब भट्टियों और इन दुकानों को हटाने का वादा किया था। और ऐसे में जैसे ही प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिला, बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। और जयपुर में हुए सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड में पुलिस ने शूटर्स की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस गैंग के रोहित और नितिन ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था, जिनकी तलाश के लिए पुलिस 50 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाल चुकी है। जबकि पूछताछ के लिए करीब 90 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं हत्याकांड के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन का दौर जारी है। जयपुर के गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर जमा हुई भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और पुलिस से भिड़ंत हो गई। जबकि अलवर में मिलिट्री अस्पताल के बाहर राजपूत समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क पर जाम लगा रहा, जिसकी वजह से रोडवेज की कई बसें जाम में फंस गईं। अब यह भी समझिए कि श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है। ये रोहित गोदारा है कौन? रोहित गोदारा बीकानेर के कपूरी सर का रहने वाला है। तस्वीर आप उसकी उधर देख रहे हैं और यहां आप जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले होते हुए देखेंगे। 19 साल की उम्र से ही क्राइम करने लगा था रोहित और 2010 से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। गंभीर अपराध के 30 से ज्यादा मामले रोहित पर दर्ज हैं और अब तक 15 से ज्यादा बार वो जेल भी जा चुका है। मोनू गैंग और गुठली गैंग में उसकी मजबूत पकड़ है और इसके अलावा गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या का भी वो आरोपी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उसका नाम सामने आया था। इसके अलावा जून 2022 में फर्जी पासपोर्ट पर वो दुबई भागा था। और ये रोहित जो है, इसका नाम, इसके बारे में ये बताया जाता है कि असल में ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में इसकी अच्छी खासी पकड़ है और इसके सिर पर इनाम भी है। अब जरा कुछ एक इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जराइम से समाज को थर्रा रखा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये सबसे बड़ा बदमाश है जिसकी बात मैं यहां कर रहा हूं। विदेश में बैठकर ये बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और वारदात के बाद दूसरे देशों में चला जाता है और वहां छिपा रहता है। रोहित 1 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर है। अब लगता है कि इस वारदात के बाद उसके ऊपर बाउंटी और ज्यादा बढ़ जाने वाली है और इंटरपोल की लिस्ट में रोहित का नाम शामिल किया गया है। और इंटरपोल की लिस्ट में इसमें रेड कॉर्नर नोटिस इसके खिलाफ जारी किया गया है। इस सब के बावजूद वो अलग अलग देशों की, यहां तक कि अपने देश की पुलिस को चकमा देकर वारदात करने में फिलहाल कामयाब रहा है। और इस मामले में जैसा मैंने आपको बताया, एफआईआर भी दर्ज हो गई है। और बिहार के बिहटा से खबर देखिए, जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं वहां अफरा तफरी मच गई जब एक प्रदर्शनकारी वहां पटरियों पर लेट गया। इसी दौरान सामने की तरफ से तेज रफ्तार ट्रेन आई और उस शख्स के ऊपर से गुजर गई। अच्छी बात यह रही कि वो दोनों पटरियों के बीच लेटा रहा और उसे खरोच तक नहीं आई। बाद में उस प्रदर्शनकारी के साथियों ने जबरदस्त हंगामा किया और कहा कि ट्रेन के ऑपरेटर ने जानबूझकर ट्रेन नहीं रोकी, इसलिए उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। यह हंगामा वहां एक इलाके में रेल लाइन बनाने की मांग पर शुरू हुआ था। दिल्ली के आनंद विहार से बिहार के सहरसा जा रही पुरबिया एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया।
घटना उस वक्त हुई जब ट्रेन बिहार के सिमरी बख्तियारपुर पहुंची थी। वहां ट्रेन की S4 बोगी के नीचे से लोगों को तेजी से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। अचानक उसके बीच से आग की लपटें दिखाई देनी शुरू हुई और S4 बोगी में बैठे सभी लोग अपना सामान लेकर उससे उतरे और ट्रेन से दूर जाने की कोशिश में दिखाई दिए। इस दौरान स्टेशन पर अफरा तफरी बनी रही। यहां मौजूद रेलवे कर्मी आग को बुझाने की कोशिश में जुट गए। दमकल कर्मी भी इस काम में लगे हुए थे। आग पर काबू पाने के लिए ट्रेन को सहरसा के लिए आग पर पूरी तरह काबू पाने और मरम्मत के लिए फिर उसके बाद ट्रेन को सहरसा के लिए रवाना किया गया। बंगाल की खाड़ी में उठे मिचोंग तूफान के गुजर जाने के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मिचोंग से तमिलनाडु से लेकर ओडिशा तक भारी तबाही हुई और इस बीच आंध्र प्रदेश के अन्नावरम से बवंडर की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां देखिए बहुत ध्यान से इन तस्वीरों को। मिचोंग ने जब अन्नावरम को हिट किया तो समंदर में बवंडर उठता दिखाई दिया। ये देखिए, तूफानी हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। टीन शेड समेत लोगों का सामान हवा में तिनकों की तरह उड़ता नजर आया। इस दौरान एक टीन शेड लोगों पर गिरते गिरते बचा। अमेरिका के वॉशिंगटन और इंडी गठबंधन को श्राप, 2024 में कंप्लीट साफ। खबर पर पूरी डिटेल आगे, लेकिन पहले देखिए कहां कस्टमर बनकर आए बदमाशों ने लूट लिया बैंक। बिहार के आरा में एक्सिस बैंक से दिन दहाड़े 16 लाख रुपए लूट लिए गए। 5 बदमाशों ने लूटकांड को अंजाम दिया। लुटेरे करीब 10 बजे ग्राहक बनकर बैंक में दाखिल हुए। उसके बाद उन्होंने बैंक के 12 स्टाफ को पेंट्री रूम में बंद कर दिया। कैश लूटकर फरार हो गए। जम्मू कश्मीर में आतंकी और उनके मददगारों पर सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। राज्य की पुलिस ने आज बांदीपुरा में बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकियों के मददगारों की संपत्तियों को जब्त कर लिया। सुरक्षा बलों का यह एक्शन एस्तांगो में हुआ है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर लोकसभा में बहस के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा है। पीओके क्षेत्र के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अब कुल 93 सीटें होंगी। इसमें कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। अमित शाह ने दावा किया कि मोदी सरकार में राज्य में 70% आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले इसी महीने अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उद्घाटन को हरी झंडी दे दी है। पिछले दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया था। बाबरी का विवादित ढांचा गिराए जाने की आज 31वीं बरसी है। ऐसे में अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। खासकर राम मंदिर जाने वाले सभी रास्तों पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को लेकर हो रहे मंथन के बीच कल सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय समिति की बैठक होगी। बैठक में बम्पर जीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का सम्मान किया जाएगा और मोदी मोदी के नारों के साथ पीएम मोदी का स्वागत भी होगा। वहीं जल्द ही तीनों राज्यों में सीएम उम्मीदवार के चयन के लिए पर्यवेक्षकों का ऐलान भी किया जाएगा, जिसके बाद शनिवार या रविवार तक सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। इस बीच आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीते हुए सांसद इस्तीफा देने लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचे। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, रीति पाठक और अरुण साहू, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, गोमती शाह ने लोकसभा की संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में गौमूत्र पर विवादित बयान देने के मामले में डीएमके सांसद सेंथिल कुमार को बीजेपी सांसदों ने जमकर घेरा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सेंथिल कुमार के बयान पर डीएमके को माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि उत्तर भारतीयों और सनातन के अपमान पर सोनिया और राहुल चुप क्यों हैं। वहीं आज डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने अपने विवादित बयान पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि बयान उन्होंने अनजाने में दे दिया। अगर इससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं तो वो इसे वापस लेते हैं। दरअसल कल लोकसभा में सेंथिल कुमार ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा था कि बीजेपी की ताकत खासतौर पर हिंदी भाषी राज्यों या जिन्हें गौमूत्र राज्य कहते हैं वहां चुनाव जीतने में है, जबकि दक्षिण भारत में बीजेपी नहीं जीत सकती। बयान पर विवाद हुआ तो खुद सेंथिल की पार्टी डीएमके के सुप्रीमो स्टालिन ने इसकी निंदा की थी। अगली अहम खबर आपको बता दूं वो ये कि 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार और इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर आखिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने कहा कि उन्हें बुखार था, इसीलिए दिल्ली नहीं जा पाए, लेकिन बैठक में नहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगली बैठक में जल्द सब कुछ तय होगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की हार पर कहा कि चुनाव होता है तो फैसला भी होता है। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे बैठक के बारे में पहले जानकारी नहीं थी, फिर भी राहुल जी ने मुझे फोन कर इसकी जानकारी दी है। परेशान किम जोंग उन रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, जनता से नई डिमांड करने लगा। खबर पर पूरी डिटेल आगे, लेकिन उससे पहले देखिए रेवंत रेड्डी को तेलंगाना की कमान। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी कल राज्य के सीएम पद की शपथ लेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के एक दिन बाद उन्होंने दिल्ली आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसके बाद रेड्डी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात की। रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण में सोनिया गांधी शामिल हो सकती हैं। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में तैयारियां फाइनल स्टेज पर हैं।
जोराम पीपल्स मूवमेंट के नेता लालदू होमा ने आज मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कुंभमपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। लालदू होमा शुक्रवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीएम विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बनकर उभरी है। पार्टी ने कुल 40 में से 27 सीटों पर जीत हासिल की है। आरजेडी के सीनियर नेता और लालू यादव के करीबी शिवानंद तिवारी को 2018 के मानहानि के केस में सजा मिली है। पटना एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद को 1 साल की जेल और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा दी है। शिवानंद तिवारी पर सीएम नीतीश कुमार और मंत्री संजय झा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप हैं। हालांकि पूर्व सांसद को सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों की प्रोविजनल बेल दे दी है। झारखंड से राज्यसभा के कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के रांची, लोहरदगा और ओडिशा के पास 5 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी। आईटी की टीम ने कई तरह के डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टमेंट के कागजात खंगाले। धीरज साहू झारखंड के एक प्रमुख व्यावसायिक और राजनीतिक परिवार से आते हैं। वो कांग्रेस की तरफ से 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। कर्नाटक से बीजेपी विधायक बसन गौड़ा पाटिल ने सीएम सिद्धारमैया पर बड़ा आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी कर बसन गौड़ा ने दावा किया है कि सिद्धारमैया ने हुबली में एक ऐसे व्यक्ति के साथ मंच साझा किया था जिसका आईएस आतंकवादियों से संबंध है। बसन गौड़ा ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की एनआईए जांच की मांग की है। किमबीर को रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए बनिहाल से रामबन के खरी स्टेशन के बीच पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। आपको बता दें कि ट्रायल उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रूट पर किया गया। इस रूट पर अभी जम्मू से उधमपुर और वहां से कटरा तक ट्रेन चलती है, जबकि कश्मीर घाटी के बारामूला से बनिहाल तक रेल सेवा। मगर बनिहाल से कटरा के बीच 111 किलोमीटर के स्ट्रेच पर काम चल रहा है और बहुत जल्द इस रूट के पूरा होने की उम्मीद है और उसके पूरा होते ही रेल नेटवर्क के जरिए कश्मीर घाटी तक पहुंचना और आसान हो जाएगा। आप जानना चाहते हैं कि फोर्ब्स की 100 सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिलाओं की सूची में हमारे देश से कौन कौन? देखिए, फोर्ब्स की 100 सबसे पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में 4 भारतीयों ने जगह बनाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पर हैं, जबकि HCL की सीईओ रोशनी नडार मल्होत्रा 60वें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन रही सोमा मंडल 70वें और बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार शॉ 76वें नंबर पर हैं। यूरोपियन कमीशन के प्रमुख उर्सुला वॉन डर लेयन टॉप स्पॉट पर हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 3रा स्थान मिला है। शेयर बाजार में आज भी रिकॉर्ड हाई देखने को मिला। सेंसेक्स 358 अंक चढ़कर 69,654 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 83 पॉइंट ऊपर 20,938 पर क्लोज हुआ। सराफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड ने प्रति 10 ग्राम 62,266 रुपए, जबकि सिल्वर ने प्रति किलो 74,430 रुपए पर कारोबार किया। किसी विद्वान ने कहा है व्हाट्स इन अ नेम, लेकिन आज बिग एंड बोल्ड स्पेशल में आपको बताऊंगा नाम जो चौंका देगा। कुछ चेहरों और नामों की तरफ आपको ले चल रहा हूं। असल में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा, इसे लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच बैठक चल रही है। कल भी करीब 4 घंटे तक मंथन हुआ था। माना जा रहा है कि मोदी और शाह ने तीनों राज्यों के सीएम का नाम फाइनल कर लिया है। अब इंतजार केवल ऐलान होने भर का है। सूत्रों के मुताबिक इस बार सीएम का नाम चौंका देगा, क्योंकि जो नाम अब तक सामने आए हैं या रेस में आगे बताए जा रहे हैं, मोदी उनसे हटकर फैसला ले सकते हैं। सीएम के दावेदारों को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। मध्य प्रदेश में 4, राजस्थान में 8 और छत्तीसगढ़ में 5 चेहरे ऐसे सामने आ चुके हैं जो सीएम पद की रेस में हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 3 राज्यों का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भोपाल टू दिल्ली सीएम के नाम पर मंथन हो रहा है। जयपुर टू दिल्ली हलचल हो रही है। रायपुर टू दिल्ली दांव चले जा रहे हैं। सबके अपने अपने दावे, अपने अपने कयास, मगर नाम किसका फाइनल होगा ये कोई नहीं बता रहा। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। क्या मैं इस समय केंद्रीय मंत्री और भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं, कह सकते हैं सर ऐसा? मुझे लगता है कि पार्टी अटकलबाजियों पर नहीं चलती है। परिणाम आ गए हैं, हम सब इंतजार करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का फैसला होता है वो कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारा सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं।
मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन करना। सबसे पहले बात उस मध्य प्रदेश की जहां चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा खतरा था और जीत के बाद भी सबसे ज्यादा मशक्कत इसी स्टेट के सीएम को लेकर हो रही है। जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है उनकी मजबूती क्या है, उनके सीएम रेस में होने की वजह क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि जिनका नाम सामने है वो इस वक्त कहां है। शिवराज सिंह चौहान रिजल्ट के बाद से ही मध्य प्रदेश में है। प्रहलाद पटेल दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भी दिल्ली में मौजूद हैं। वीडी शर्मा के भी दिल्ली पहुंचने की खबर है। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद की इन नेताओं की एक्टिविटी बता रही है कि यही वो चेहरे हैं जिनके सीएम बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। बात करूं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पद के दावेदार इसीलिए सबसे ज्यादा है मुख्यमंत्री पद के, क्योंकि वो ओबीसी का एक बहुत बड़ा चेहरा है। पिछले 18 साल से ज्यादा वक्त से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन आउट्स जानते हैं, आरएसएस के बहुत पसंदीदा हैं और इसके अलावा उनकी महिलाओं में जो भूमिका है, महिलाओं की जो वो पहली पसंद है। शिवराज सिंह चौहान के सीएम रेस में होने की बड़ी वजह है एमपी का अप्रत्याशित रिजल्ट। मौजूदा मुख्यमंत्री होना उनके फेवर में बताया जा रहा है। ओबीसी से बिलोंग करना उनका एक्स फैक्टर है। जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। महिलाओं के बीच शिवराज की खासी लोकप्रियता दिखी है। एमपी के रिजल्ट ने शिवराज का कद बढ़ा दिया है और जिस त्याग की बात वो बार बार कर रहे हैं उससे कोई भी उन्हें सीएम रेस में पीछे नहीं मान रहा। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले। सीएम का नाम दिल्ली से तय होगा और इसीलिए प्रहलाद पटेल के दिल्ली में होने की टाइमिंग उनके चर्चा में होने की वजह बन रही है। प्रहलाद पटेल ओबीसी वर्ग के बड़े नेता हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व के खास माने जाते हैं। चुनाव के दौरान बीजेपी ने उनका इस्तेमाल कई सीटों पर किया। उनके कद का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है प्रहलाद पटेल के पास कोई ना कोई मंत्रालय रहा है। कयास इस बात के भी है कि अगर सीएम नहीं बने तो कोई बड़ा मंत्रालय उनके पास होगा। अगर इन दोनों के नाम पर मुहर नहीं लगी तो फिर तीसरे चेहरे के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सामने आ रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर 2 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। शिवराज सरकार में मंत्री रहने का अनुभव भी उनके पास है। इन सब के बीच एक नाम और है जो चौंकाने वाला है। ये है वीडी शर्मा। वीडी शर्मा मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। संगठन में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। बूथ मैनेजमेंट का जो फॉर्मूला बीजेपी ने एमपी में अपनाया उसके पीछे वीडी शर्मा की स्ट्रेटजी भी थी। तो शिवराज जी को बहुत टाइम हो गया है, लंबे समय से मुख्यमंत्री के पद पे हैं, तो इसलिए अभी तक जो चेहरे सामने हैं उसमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, ये दोनों लोग सीएम के पद के लिए मेरे हिसाब से ठीक रहेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश का, इंदौर शहर का गौरव बढ़ता है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी को मैं तो बहुत छोटा था जब से देखते आ रहा हूँ कि उन्होंने कितने अनेक विकास कार्य किए। जैसे वो हमारे पार्षद होते हुए भी और युवा मोर्चा में भी उन्होंने काम किया। हमने उनके अनेक विकास कार्य देखे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और तो ऐसे में यदि वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारे देश का, प्रदेश का बहुत ऊंचा नाम होगा। मध्य प्रदेश में इफ बट के चांस कम हैं, मगर राजस्थान में बहुत चर्चा इस बात की है कि कोई नया चेहरा ही मुख्यमंत्री बन सकता है। इनमें सबसे ऊपर अर्जुन राम मेघवाल का नाम है जो इस वक्त दिल्ली में है। गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस रेस में शामिल हैं। शेखावत भी दिल्ली पहुंचे थे। बाबा बालकनाथ भी रिजल्ट के अगले दिन ही दिल्ली पहुंच गए थे। दिया कुमारी भी दिल्ली में मौजूद हैं। वसुंधरा राजे के तौर पर एकमात्र ऐसा नेता है जो इस वक्त जयपुर में है। भले ही संभावना इस बात की है कि कोई नया चेहरा ही राजस्थान का सीएम बन सकता है, मगर इस लिस्ट से वसुंधरा राजे को अलग नहीं रखा जा सकता। चुनाव से पहले तक माना जा रहा था कि वसुंधरा नाराज हैं और बीजेपी की तरफ से साइडलाइन किए जाने की बात भी सामने आई। कई बार वो रैलियों में मंच पर दिखी और कई बार नहीं भी, लेकिन जैसे ही बीजेपी की जीत हुई वसुंधरा एक्टिव हो गई। सूत्रों का दावा है कि वसुंधरा राजे 68 विधायकों से बात कर चुकी हैं। इनमें से 28 विधायक उनसे मुलाकात कर चुके हैं।
वसुंधरा राजे की इस फील्डिंग में ज्यादा वजन अर्जुन राम मेघवाल का बताया जा रहा है। मेघवाल 2 बार के सांसद हैं, पीएम मोदी से नजदीकी है, एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी की रणनीति यही है कि उसी चेहरे पर दांव खेला जाए जो 2024 में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए दिल्ली और जयपुर के बीच अच्छी तरह कनेक्ट कर सके। जो इस दौड़ में शामिल हैं, जिनकी संख्या आधा दर्जन से अधिक है, उनको शक्ति प्रदर्शन से दूर रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में कोई भी अपना शक्ति प्रदर्शन करता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर पर जाकर उनसे मुलाकात जरूर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं और इसीलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि बाबा बालकनाथ को कुर्सी देकर मोदी हिंदुत्व कार्ड खेल सकते हैं। फायर ब्रांड नेता बाबा बालकनाथ के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की और उनके एक बयान को बाबा बालकनाथ की सीएम दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं भी बाबा बालकनाथ जी से कहूंगा कि जयपुर में शपथ लेने के बाद 22 जनवरी के बाद तिजारा के राम भक्तों को लेकर के वे अयोध्या जरूर पधारें। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भले ही सस्पेंस हो, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी को चुनाव लड़ाना भी इस बात के संकेत दे रहा है कि बीजेपी के सीनियर लीडर इनके नाम पर भी मंथन कर सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत आरएसएस के करीबी हैं, पीएम मोदी के नजदीकी हैं। बीजेपी की सेंट्रल पॉलिटिक्स में उनकी स्वीकार्यता है। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से लोकसभा चुनाव हरा चुके हैं। साफ छवि और कूल रहने का अंदाज भी उनके लिए पॉजिटिव बताया जा रहा है। हालांकि वसुंधरा के रिप्लेसमेंट के तौर पर दिया कुमारी का नाम आना भी पूरे समीकरण को दिलचस्प बना रहा है। दिया कुमारी राजपूत वोटरों का मजबूत चेहरा मानी जाती हैं। वो सांसदी के पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। अगर दिया कुमारी के नाम पे मुहर लगती है तो इसके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी अपने परंपरागत वोटरों की नाराजगी लेने के मूड में नहीं। अरुण साव, विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी, रेणुका सिंह और रमन सिंह, ये वो नाम है जो छत्तीसगढ़ की सीएम की रेस में हैं। हालांकि इन 5 नेताओं में इस बार रमन सिंह पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वजह क्लियर है, ना तो बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने उन्हें दिल्ली बुलाया, ना ही रिजल्ट के बाद उनकी खास सक्रियता दिखी। देखिए, जब सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू होगी, मुख्यमंत्री या दल का नेता का चयन हो जाएगा, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया बढ़ेगी। आज कोई मुख्यमंत्री है नहीं, कोई अभी किसी का नाम फाइनल हुआ नहीं है, तो इसमें अभी चर्चा करना कोई मतलब नहीं है। ये तय है कि छत्तीसगढ़ में इस बार नया सीएम होगा, लेकिन सवाल है कि कौन। तो इसमें सबसे बड़ा नाम बताया जा रहा है अरुण साव का। अरुण साव ओबीसी समाज से बड़ा चेहरा है। सूबे के 12% साहू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीएम मोदी खुद एक बार छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में इस समाज का खास तौर पर जिक्र कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं ये बात साफ हो चुकी है कि अब किसी नए चेहरे को राज्य के नेतृत्व का जिम्मा मिलेगा, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर वो नेता बीजेपी को आगे बढ़ा सके। विष्णुदेव साय भी सीएम बनने की रेस में हैं। इसकी बड़ी वजह है उनका रमन सिंह का करीबी होना और मोदी से पुराना कांटेक्ट। बीजेपी विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर आदिवासी समुदाय को अपने पाले में ला सकती है। सांसद, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष का अनुभव भी उनके पास है। विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। खुद अमित शाह ने विष्णुदेव साय को लेकर बड़ा इशारा किया था। रेणुका सिंह एकमात्र ऐसा चेहरा है जिनके जरिए बीजेपी महिला सीएम बनाकर नई रवायत शुरू कर सकती है। रेणुका सिंह मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय का बड़ा चेहरा है। ओपी चौधरी भी इस लिस्ट में दावेदार के तौर पर कम कमजोर नहीं। 4 नाम ऐसे हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफी ज्यादा है और इन्हें संगठन में काम करने का लंबा चौड़ा भी अनुभव है।
इसके अलावा एक और नाम जिसको लेकर सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिक्र हुआ वो है ओपी चौधरी, जो कि पूर्व IAS ऑफिसर हैं। भोपाल से मकरंद काले, जयपुर से भवन पुष्पेंद्र और रायपुर से गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।